नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस की बुलेटिन मनी टाइम में। इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए बिना देर करे करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। भारत के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारतीय कंपनियां लगभग आधे साइबर हमलों को रोकने में असमर्थ हैं, क्योंकि 64% साइबर सुरक्षा टीमें सक्रिय रुख अपनाने के लिए गंभीर घटनाओं से लड़ने में बहुत व्यस्त हैं। कोलंबिया की साइबर सुरक्षा कंपनी टेनेबल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 10 में से 7 कंपनियों का कहना है कि उनकी आईटी टीमें समस्या सुलझाने और उसके निदान की तुलना में क्रियान्वयन के बारे में अधिक चिंतित है। असमानता के कारण दोनों टीमों के बीच समन्वय की कमी होती है। इस चुनौती को 43% भारतीय कंपनियों ने स्वीकार किया है। दुनिया भर के बड़े देशों के बाद अब भारत में भी मंदी के संकेत दिखने लगे हैं। प्रमुख एफएमसीजी कंपनी ब्रिटानिया ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिए हैं। ग्रामीण भारत में मंदी की वजह से एफएमसीजी और ट्रैक्टर कंपनियों की बिक्री घटी है। पैक्ड फूड के लिए रूरल डिमांड में भी रिकवरी अभी उम्मीद से कम है। इसका एक कारण खाद्य पदार्थों की ऊंची महंगाई दर है। मानसून में कम बारिश के कारण कृषि कार्य में कमी आने से ट्रैक्टर की बिक्री भी घटी है। अक्टूबर के दौरान ट्रैक्टर की बिक्री में 5% की गिरावट आई है। सीएमआई के मुताबिक अक्टूबर में भारत की बेरोजगारी दर 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है। दुनिया भर के बड़े देशों के बाद अब भारत में भी मंदी के संकेत दिखने लगे हैं। प्रमुख एफएमसीजी कंपनी ब्रिटानिया ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिए हैं। ग्रामीण भारत में मंदी की वजह से एफएमसीजी और ट्रैक्टर कंपनियों की बिक्री घटी है। पैक्ड फूड के लिए रूरल डिमांड में रिकवरी अभी भी उम्मीद से कम है। इसका एक कारण खाद्य पदार्थों की ऊंची महंगाई दर है। मानसून में कम बारिश के कारण कृषि कार्य में कमी आने से ट्रैक्टर की बिक्री भी घटी है। अक्टूबर के दौरान ट्रैक्टर की बिक्री में 5% की गिरावट आई। सीएमआई के मुताबिक अक्टूबर में भारत की बेरोजगारी दर 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने से देश में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट की दर 10.05% हो गई है। दुनिया के दिग्गज निवेश गुरु मार्क मोबियस का कहना है कि मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के बीच निवेशकों के लिए भारत एक सुरक्षित स्थान बन गया है। मोबियस कैपिटल पार्टनर्स के पोर्टफोलियो में ताइवान के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। स्थिर सरकार और युवा जनसंख्या के कारण मार्क मोबियस भारत की ग्रोथ को लेकर आश्वस्त हैं। मोबियस का कहना है कि वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारत का बाजार लगातार आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर 2024 में फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो बाजार और ऊंचाई पर जाएगा। मोबियस की बात का समर्थन आज बाजार में 2 दिन बाद लौटी तेजी भी कर रही है। बीएसई सेंसेक्स 489 अंक उछलकर 64,080 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 144 अंक की बढ़त के साथ 19,133 अंक पर बंद हुआ। फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर को यथावत रखने के निर्णय से वैश्विक और घरेलू निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट से संकेत मिला है कि ब्याज दर में वृद्धि दर रोक लंबे समय तक जारी रहेगी। ऐसे में निवेशक एक बार फिर शेयर बाजारों में पैसा लगाने के लिए आगे आए। सरकार 1 करोड़ सीलिंग फैन और 20 लाख इंडक्शन कुक स्टोव बांटेगी। सरकारी कंपनी ईईएसएल देश भर में ऊर्जा दक्ष 1 करोड़ सीलिंग फैन और 20 लाख इंडक्शन कुक स्टोव का वितरण करेगी। ऊर्जा दक्ष इंडक्शन कुक स्टोव की मदद से ऊर्जा लागत में 25 से 30% की बचत होगी। ऊर्जा दक्ष सीलिंग फैन के उपयोग से लोगों के बिजली बिल में कमी आने का दावा किया जा रहा है। वैश्विक बाजारों से मजबूती के संकेतों के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 150 रुपए उछलकर 61,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत भी 600 रुपए मजबूत होकर 74,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट और फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की नीतिगत बैठक के बाद डॉलर में कमजोरी आने से सोने में तेजी आई है। आरबीआई ने 2,000 रुपए के नोट जमा करने के लिए एक नई सेवा शुरू की है। इससे अब लोगों को अपने नोट जमा करने के लिए आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई ने बीमाकृत डाक सेवा की शुरुआत की है। आरबीआई ने कहा है कि लोग बीमाकृत डाक के जरिए रिजर्व बैंक के निर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालयों में 2,000 रुपए के नोट भेज सकते हैं। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से दूर रहते हैं। आरबीआई ने कहा है कि बीमाकृत डाक एक आसान और सुरक्षित तरीका है। इससे लोग लंबी यात्रा और घंटों लाइन में खड़े होने की परेशानी से बचेंगे। आरबीआई के मुताबिक अभी भी करीब 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के 2,000 रुपए के नोट वापस नहीं आए हैं। 31 अक्टूबर 2023 तक 2,000 रुपए के 97% नोट आरबीआई के पास वापस लौटे हैं। अपार्टमेंट और आरडब्ल्यूए सोसाइटी में रहने वालों को बिजली बिल पर जीएसटी देना पड़ सकता है। रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहने वाले लोगों
से अगर रियल एस्टेट कंपनियां और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन बिजली की निर्धारित दरों से ऊंचा शुल्क वसूलते हैं तो उन्हें बिजली बिल पर 18% की दर से जीएसटी देना होगा। इसको लेकर सीबीआईसी ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें रियल एस्टेट कंपनियों, शॉपिंग मॉल और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा अपने परिसर में मौजूद किराएदारों से वसूले जाने वाले बिजली बिल पर जीएसटी लगाने को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। इसके मुताबिक जहां बिजली की आपूर्ति रियल एस्टेट मालिक, आरडब्ल्यूए और रियल एस्टेट डेवलपर्स एजेंट्स के तौर पर कर रहे हैं, वहां पर जीएसटी नहीं लगेगा। मोबाइल टैरिफ में जल्द एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल का कहना है कि देश में टेलीकॉम टैरिफ अभी बहुत कम है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल ने कहा है कि इंडस्ट्री को व्यवहारिक बनाने रखने के लिए शुल्क दरों में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। एयरटेल की तरफ से आए इस बयान के बाद अब आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में टेलीकॉम टैरिफ की दरें महंगी हो सकती है। हालांकि रिलायंस जियो ने टैरिफ बढ़ाने की योजना से इनकार किया है। म्यूचुअल फंड के ऑफर दस्तावेज को समझना अब हर किसी के लिए आसान होगा। सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए योजना सूचना दस्तावेज का एक नया फॉर्मेट तय किया है। इससे निवेशकों को इसे समझना आसान होगा। इसका उद्देश्य निवेशकों तक जरूरी जानकारी को ठीक तरीके से पहुंचाना, एसआईटी के निर्माण को तर्कसंगत बनाना और म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए इसे समय समय पर अपडेट करने की सुविधा देना है। नया फॉर्मेट 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। और अब समय आ गया है आईपीओ अपडेट का। वाहन उपकरण बनाने वाली कंपनी एएसके ऑटोमोटिव का आईपीओ 7 नवंबर को खुलेगा। ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक और प्रोटीन इगॉव टेक्नोलॉजी के बाद नवंबर में आने वाला ये तीसरा आईपीओ होगा। एएसके ऑटोमोटिव का आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस पर आधारित होगा। गुरुग्राम की एएसके ऑटोमोटिव भारत में दोपहिया वाहनों के लिए ब्रेक शू और ब्रेकिंग सिस्टम बनाने वाली बड़ी कंपनियों में से एक है। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।